भारत एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है जहां परिवार, संस्कार, सह अस्तित्व और नैतिक मूल्यों को जीवन का आधार माना गया है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में विशेषकर वैश्वीकरण, इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रभाव से भारत की युवा पीढ़ी तेजी से पश्चिमी संस्कृति की ओर आकर्षित होती जा रही है। यह बदलाव अपने आप में न पूरी तरह सही है और न पूरी तरह गलत। समस्या तब शुरू होती है जब आधुनिकीकरण के नाम पर अपनी जड़ों से कटाव होने लगे और सोच समझ के बजाय अंधानुकरण हावी हो जाए। युवा पीढ़ी के पश्चिमी संस्कृति की ओर झुकाव के कई कारण हैं। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म, फिल्मों, वेब सीरीज और म्यूजिक का प्रभाव, ग्लोबल जॉब कल्चर और लाइफस्टाइल, स्वतंत्रता को बिना जिम्मेदारी के समझना, भारतीय संस्कृति को पुराना समझने की मानसिकता, पश्चिमी जीवन शैली को अक्सर आधुनिक, आज़ाद और सफल दिखाया जाता है, जबकि उसकी चुनौतियों और नकारात्मक पक्ष छुपी रहते हैं। भारतीय समाज की सबसे बड़ी ताकत परिवार व्यवस्था रही है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। माता पिता और बच्चों के बीच संवाद कम हो रहा है और बुजुर्गों को बोझ समझा जाने लगा है। रिश्तों में धैर्य और समझ की कमी आ रही है। जहां पहले परिवार सहारा हुआ करता था, वहीं अब अकेलापन और भावनात्मक दूरी बढ़ती जा रही है। पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण कई बार नैतिक भ्रम पैदा करता है। रिश्तों में अस्थिरता, प्रतिबद्धता से डर, जिम्मेदारियों से बचने की प्रवृत्ति, जो अच्छा लगे वहीं की सोच, इससे समाज में संयम, मर्यादा, सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्य कमजोर हो रहे हैं। शराब, ड्रग्स और पार्टी कल्चर को अक्सर कूल दिखाया जाता है। युवा यह समझ नहीं पाते कि नशा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट करता है, पढ़ाई और करियर पर नकारात्मक असर डालता है, अपराध और हिंसा की संभावना बढ़ाता है। यह सब धीरे धीरे व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। पश्चिमी जीवन शैली में बाहरी सफलता को बहुत महत्व दिया जाता है। महंगे कपड़े, सोशल मीडिया पर लाइक्स, स्टेटस, इस दौड़ में युवा तनाव, अवसाद, अकेलापन, आत्मविश्वास की कमी का शिकार हो रहे हैं। दिखावे की जिंदगी अंदर से टूटन पैदा कर रही है। आज कई युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा बोलने में झिझक महसूस करते हैं। अंग्रेजी बोलना स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से दूरी, अपनी संस्कृति पर हीन भावना, परंपराओं को पिछड़ा समझना और सांस्कृतिक आत्मविश्वास के लिए खतरनाक संकेत है। आप सोच रहे होंगे कि क्या पश्चिमी संस्कृति पूरी तरह गलत है? बिल्कुल नहीं। पश्चिमी संस्कृति में हमें कई सकारात्मक बातें भी मिली है। समानता की सोच, महिला अधिकारों की जागरूकता, समय की पाबंदी, प्रोफेशनल अप्रोच। समस्या संस्कृति में नहीं, चयन के तरीके में है। जरूरत है संतुलन की। आधुनिक बने लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहे। टेक्नोलॉजी अपनाएं लेकिन मूल्य न खोएं। स्वतंत्र बने लेकिन जिम्मेदार भी रहे। भारतीय संस्कृति कभी भी विकास के खिलाफ नहीं रही है। वह केवल मर्यादा और मानवता की बात करती है। युवाओं के लिए मेरा संदेश होगा कि युवा पीढ़ी देश की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर यह पीढ़ी अपनी पहचान भूल जाएगी तो समाज की दिशा भटक जाएगी। संस्कृति वह नहीं जो पहनावे से दिखे, संस्कृति वह है जो व्यवहार में दिखे। आधुनिक बनिए, आगे बढ़िए, दुनिया से सीखिए, लेकिन यह याद रखिए कि जड़ें मजबूत हो तभी पेड़ ऊंचा होता है। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव रोका नहीं जा सकता और न ही रोका जाना चाहिए, लेकिन अंधानुकरण समाज को कमजोर करता है। भारत की युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि सच्ची प्रगति अपनी पहचान खोकर नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर चलने में है। और इसी वेस्टर्न कल्चर का शिकार बनी श्रद्धा वालकर पश्चिमी कल्चर के ही हिसाब से दिखावे में, अत्यधिक सुख की चाह में और जिम्मेदारी से बचने में ही उसे पहले मारा गया और उसके बाद उसके 100 के टुकड़े किया गया और फिर उसे फ्रिज में रखा गया और लगभग 18 दिनों तक दिल्ली के जंगलों में फेंका जाता रहा।
ये सब तभी संभव हो पाया क्योंकि श्रद्धा अपना पूरा परिवार छोड़ चुकी थी। कहानी में अंत तक बने रहे। श्रद्धा वालकर का केस भारतीय युवा पीढ़ी के लिए काफी कुछ संदेश देती है। नमस्कार साथियों, श्रद्धा वालकर मुंबई के पालघर जिले के बसई गांव की रहने वाली एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। परिवार में उसकी माँ, पिता और श्रद्धा उसका एक भाई था। लेकिन माता पिता में आपसी मनमुटाव के कारण तनाव की स्थिति बनी रहती थी। लिहाजा श्रद्धा वालकर के पिता परिवार से अलग रहते थे और एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाकर अपना जीविकोपार्जन करते थे। दूसरी ओर माँ और एक भाई के साथ श्रद्धा वालकर अलग रहती थी। माँ किसी तरह मेहनत मजदूरी करके दोनों बच्चों को पालती थी और शुरुआती पढ़ाई भी कॉन्वेंट स्कूल से करने के बाद श्रद्धा वालकर उच्च शिक्षा के लिए BA MS कोर्स करना चाहती थी। लेकिन परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि BA MS की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते। लिहाजा श्रद्धा BA MS कोर्स नहीं कर सकी, लेकिन पढ़ाई का जज्बा उसे रोक न सकी और मास कम्युनिकेशन कोर्स में दाखिला ले लिया। और पूरा कोर्स होने पर वह अपने दोस्त की मदद से अपने घर बसई से मुंबई के ही मलाड चली जाती है और वहां पर अपने दोस्त के ही रूम पर रहकर एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगी। और कुछ दिनों तक वे वहां पर केवल अपने काम से काम रहती थी। लेकिन शहर में रहते हुए मॉडर्न लाइफ की चाह में श्रद्धा एक डेटिंग ऐप को यूज करने लगी और डेटिंग ऐप के माध्यम से ही श्रद्धा की दोस्ती एक आफताब नाम के लड़के से हो जाती है। आफताब भी एक कॉल सेंटर में ही जॉब करता था और साथ में फूड ब्लॉगिंग का भी काम करता था। दोनों में दोस्ती होने के बाद बीच बीच में दोनों एक दूसरे को डेट करते और मिलते थे। साथ ही रोज बरोज आपस में बात होने लगी और फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार की ओर बढ़ने लगी। लिहाजा दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और साथ ही अलग रूम लेकर रहने लगे और एक दूसरे से शादी भी करने की प्लानिंग भी करने लगे। लिहाजा श्रद्धा अपने घर जाकर अपनी माँ को आफताब से शादी करने की बात करने लगी। लेकिन श्रद्धा की माँ ने आफताब से अलग धर्म के होने के कारण शादी से इनकार करने लगी। श्रद्धा वालकर अपनी माँ को मनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी माँ मानने को तैयार नहीं थी। लिहाजा श्रद्धा फिर मलाड में ही चली जाती है और दूसरी ओर आफताब भी अपने परिवार के लोगों को श्रद्धा से शादी का प्रस्ताव रखता है। लेकिन उसके भी परिवार के लोग मानने से इनकार कर दिए। बावजूद भी दोनों का प्रेम अंधानुकरण होता गया और लिव इन में ही रहकर दोनों साथ रहते थे। लगभग 2 महीने बाद श्रद्धा की मां को अचानक हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। श्रद्धा घर पर जाती है और फिर कुछ दिनों बाद घर में लोगों से आफताब से ही शादी की बात करने लगी। घर के लोग नहीं माने तो अपना सारा सामान, कपड़ा आदि लेकर एकदम से घर से निकल गई और घर से सारा रिश्ता तोड़ लिया और घर से फिर अपने दोस्त के साथ मलाड में ही रहने लगी। दूसरी तरफ आफताब के परिवार वाले भी श्रद्धा के दूसरे धर्म के होने के कारण शादी करने से इनकार कर दिए। उसके बाद दोनों ने तय किया कि मुंबई से निकलकर दिल्ली चले जाएं और वहीं पर रहकर शादी करके जिंदगी की शुरुआत किया जाए। दोनों अपने अपने परिवार की मर्जी के बिना मुंबई से दिल्ली चले जाते हैं और पहले दिन तो दोनों ने होटल में रुका और उसके बाद आफताब अपने एक दोस्त की मदद से दिल्ली के ही छतरपुर इलाके में एक फ्लैट किराए पर लेता है और 8 मई 2022 को दोनों फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद से ही दोनों में शादी को लेकर आपसी कहासुनी हो जाती है। उसके बाद दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने चले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश जाने का मकसद था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वहां से आने के बाद भी कुछ बदला नहीं था। लिहाजा फिर से कहासुनी होती है और मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि 18 मई 2022 को आफताब श्रद्धा को पटक कर
उसका गला दबा देता है और श्रद्धा की मौत हो जाती है। श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब उसके शव को ठिकाने लगाने की व्यवस्था करने में लग गया। लिहाजा वह मार्केट जाता है और एक 300 लीटर का फ्रिज ऑर्डर करता है। फ्रिज को ट्रॉली पर लदवा कर भेजकर रास्ते से ही श्रद्धा के शव को काटने हेतु एक आरी और शव को पैक करने हेतु प्लास्टिक और रूम को साफ करने के लिए रूम क्लीनर लेता है। इतना ही नहीं, आफताब ने खून को साफ करने के लिए कुछ केमिकल भी ले लेता है और अपने फ्लैट पर आता है। तब तक फ्रिज भी ट्रॉली में लेकर आ गया था। फ्रिज को इंस्टॉल करने के लिए कंपनी के कर्मचारी भी आ जाते हैं और आफताब से फ्रिज को इंस्टॉल करने की बात कहते हैं, लेकिन आफताब इंस्टॉल करवाने से मना कर देता है। लिहाजा फ्रिज को उतार कर वे लोग चले जाते हैं और उसके बाद आफताब अकेले ही फ्रिज को घर में ले जाता है और उसे खुद ही इंस्टॉल भी कर लेता है और चेक करने के लिए कि उसमें पानी अच्छा ठंडा हो रहा है कि नहीं, पहले पानी की बोतल रख कर चेक करता है। पानी जब अच्छे से ठंडा हो रहा था तो उसके बाद वो आरी से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने लगा और पूरे शरीर के 35 टुकड़े कर देता है और प्लास्टिक में पैक भी कर लेता है। सभी टुकड़े को फ्रिज में रख कर फ्रिज को चालू कर देता है। उसके बाद पूरे घर की सफाई करता है, साथ ही सभी जगह से खून के एक एक धब्बे को केमिकल से साफ करता है। इतना ही नहीं, शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने दिल्ली के ही छतरपुर इलाके के जंगलों को चुना और हत्या के बाद 18 दिनों तक प्लास्टिक में रखे गए शव को लेकर बैग में भरकर रात के लगभग 2 बजे जंगलों की तरफ जाकर उसके शव को रोज बरोज फेंकता रहा। शरीर के सभी टुकड़े को फेंककर लास्ट में उसके सिर को जलाकर उसकी पहचान को डिस्ट्रॉय करके उसको भी जंगल के ही दूर इलाके में फेंक दिया। इतना करते हुए आफताब दरिंदगी की हदें तो पार कर ही चुका था। इसकी खबर किसी को नहीं लगे, इसके लिए लगातार श्रद्धा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर श्रद्धा बनकर एक्टिव भी रहता था। और इतना ही नहीं, जिस डेटिंग ऐप के माध्यम से श्रद्धा और आफताब की दोस्ती हुई थी, उसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आफताब लगभग 20 लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर अपने उसी फ्लैट में बुलाता रहा। और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी यह सुनकर कि जब जब लड़कियां फ्लैट में आती थी तब तब आफताब श्रद्धा के शव को फ्रिज से निकालकर अलमारी में रखकर लॉक कर देता था और लड़कियों के जाने के बाद पुनः निकालकर फ्रिज में रख देता था। श्रद्धा के पूरे शव को जंगल में फेंकने के बाद भी दरिंदा सबूत छिपाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। श्रद्धा के कपड़े को कचरा उठाने वाली गाड़ी में ले जाकर डाल दिया और आरी को नाले में फेंक दिया। अपने पुराने फोन को भी बेच दिया और एक नया फोन ले लिया। इतना ही नहीं, लगभग 4 महीने तक श्रद्धा के फोन को श्रद्धा बनकर यूज करता रहा और अंत में उसके फोन को दिल्ली से मुंबई ले जाकर फेंक देता है। जब तक श्रद्धा का सोशल मीडिया एक्टिव था तब तक उसके भाई और पिता और दोस्त को कोई ऐसी आशंका नहीं हुई थी, लेकिन जब उसका फोन बंद हो गया तो श्रद्धा के दोस्तों को उसके बारे में जानने की इच्छा होने लगी। लिहाजा पता न होने पर उसके पिता को भी सूचना दी गई। उसके बाद उसके पिता ने मुंबई पुलिस को श्रद्धा के गायब होने की सूचना दी। मुंबई पुलिस जानकारी के अनुसार आफताब से पूछताछ करती है, लेकिन आफताब पहले तो पुलिस को बता दिया कि श्रद्धा तो उसके फ्लैट से बहुत पहले ही जा चुकी थी, उसे उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन श्रद्धा के जाने की डेट पूछने पर वह पहले का ही डेट बताता है। लिहाजा मुंबई पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है तो पाती है कि जिस डेट को श्रद्धा आफताब का साथ छोड़ चुकी थी उसके बाद भी लगातार उसी के फ्लैट में श्रद्धा का मोबाइल एक्टिव पाया गया था। इतना ही नहीं, उसके बाद ही श्रद्धा के मोबाइल से आफताब को पैसे भी ट्रांसफर किया जाना भी पाया गया। इसके बाद मुंबई पुलिस आफताब से कड़ाई से पूछताछ करती है तो सारी बात का खुलासा हुआ, जिसके बाद पूरा देश आक्रोशित हो उठा और आफताब को 12 नवंबर 2022 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आफताब से विस्तृत पूछताछ की गई
और उसके बाद से ही वह तिहाड़ जेल में बंद है। मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। श्रद्धा वालकर का मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि यह युवाओं के लिए गहरी सीख छोड़ता है। किसी भी रिश्ते में भरोसा जरूरी है, लेकिन बिना समझे परखे किसी पर पूरी तरह निर्भर हो जाना जोखिम भरा हो सकता है। प्यार में खुद को खोना नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। धन्यवाद।